ट्यूटोरियल्स बातचीत में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप पटेल ट्यूटोरियल्स में समाज शास्त्र पढ़ाते हैं, इसीलिए हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक आज चुने हैं सर, फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्सेस सोशल डिस्टेंसिंग। सर, ये दो शब्द एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, तो इनके बीच में अंतर क्या है सर? यदि हम शब्द से अनुवाद लेंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का अर्थ होगा भौतिक या शारीरिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ होगा सामाजिक दूरी। संक्रमण के प्रारंभिक दौर में सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ही प्रयुक्त हुआ था, बाद में उसे फिजिकल डिस्टेंसिंग से प्रतिस्थापित किया गया, हटाया गया। तो इसके पीछे कारण ही यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यदि वो सोशल डिस्टेंसिंग में रहेगा, सामाजिक दूरी महसूस करेगा व्यवहार में, रिश्तों में, तो उसके समाजीकरण की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। सर, समाजीकरण से हम क्या समझते हैं सर? आप इसे थोड़ा इलैबोरेट करेंगे सर? यदि हम समाजशास्त्री भाषा में समझना चाहें तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है, फंक्शनिंग मेंबर बनता है। सर, फंक्शनिंग मेंबर से क्या समझते हैं हम सर? तो फंक्शनिंग मेंबर को यदि हम समझना चाहें तो सबसे पहले हमें फंक्शन शब्द को समझना पड़ेगा। फंक्शन का अर्थ प्रकार्य होता है। अब कार्य और प्रकार्य में समाजशास्त्र में बहुत अंतर है, बारीक अंतर है कहा जाए तो। कार्य जैसे उदाहरण से लें कि आंख का कार्य देखना है और आंख का प्रकार्य है अच्छी बातों को देखना। तो समाजीकरण की प्रक्रिया से जब व्यक्ति गुजरता है तो यदि वो गलती से कुछ बुरी बातें सीखता है, जैसे कोई बच्चा अपराध की ओर प्रवृत्त होता है या कोई नशे का शिकार बनता है, तो ये सब समाजीकरण में नहीं आता। जो वो बड़ों का आदर करना सीखता है, जो आपने कपड़े पहनना सीखा है, जो आपने जीवन जीने के तरीके सीखे हैं, यह सब समाजीकरण के अंतर्गत आता है। और ये समाजीकरण सामाजिक दूरी बनाए रखने से संभव नहीं है। आपने अनजाने में ही अपना समाजीकरण कैसे किया आपको स्वयं नहीं पता है। माता पिता ने आपके समाजीकरण में भूमिका निभाई, परिवार ने आपके समाजीकरण में भूमिका निभाई, मित्रों ने आपके समाजीकरण में भूमिका निभाई, विद्यालय ने आपके समाजीकरण में भूमिका निभाई और धीरे धीरे आप समाजीकृत होकर के समाज के प्रकार्यात्मक सदस्य बन गए। सर, एक और क्वेश्चन है कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ये अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स है सर, क्या इससे सामाजिक दूरी कम हो सकती है? और भौतिक दूरी तो हम देख ही रहे हैं कि अच्छी खासी भौतिक दूरी मेंटेन की जाती है सर। ठीक, तो क्या ये समाजीकरण का एक समाजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपयोगी माध्यम है सर? महत्वपूर्ण या उपयोगी? समझ गया। सोशल साइट्स की दुनिया को समझाने के लिए जी सबसे पहले मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ। वास्तव में समाजीकरण को लेकर के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जी सर, जिनमें चार्ल्स फूले का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत या लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी और मीड का आई एंड मी थ्योरी आता है, मैं और मुझे सिद्धांत। तो उनके माध्यम से जब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा तब आप सोशल साइट तक की बात को गंभीरता से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न करता हूँ, आप दर्पण क्यों देखते हैं? सर, अपने आप को देखने के लिए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। यही भूल सभी करते हैं। वास्तव में हम दर्पण इसलिए देखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम दूसरों की नजर में कैसे दिखेंगे। जिस दिन कल्पना कीजिए या सोचिए कि ये रविवार का दिन है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो दर्पण देखना तो दूर की बात, आपको तो सोकर उठने का ही ख्याल नहीं रहता, पर अचानक कहीं फोन आ गया आपके पास, कहीं जाना है आपको, आप तुरंत दर्पण देखेंगे। और इसलिए दर्पण देखेंगे कि अब आप जानना चाहेंगे कि मेरा चेहरा दूसरों को कैसे दिखने वाला है। इसी को आधार बनाकर चार्ल्स फूले ने समझाया कि व्यक्ति अपना समाजीकरण इसलिए कराता है कि वो समाज रूपी दर्पण में अपना चेहरा अच्छे से अच्छा देखना चाहता है। या मीड ने समझाया कि मैं किस तरह व्यवहार करूंगा तो मुझे किस तरह समझा जाएगा, इसलिए व्यक्ति अपना समाजीकरण करते चला जाता है।
और इंटरनेट की दुनिया, वेबसाइट की दुनिया, फेसबुक की दुनिया में भी व्यक्ति का समाजीकरण कुछ इसी तरह ही हो रहा है कि वो दूसरों की नजर में हमेशा अच्छा बना रहना चाहता है। सर, क्या हम ये मैसेज दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है परंतु सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है? एम आई राइट सर? हाँ, यस। आपको वहां तक पहुंचाने से पहले मैं थोड़ा और स्पष्ट करूंगा, एक और सिद्धांत बताना चाहूंगा कि वास्तव में हमारा सही समाजीकरण कैसे होगा। क्या हमारा 100% समाजीकरण होता है लाइफ में या हो भी नहीं पाता? इसको समझाने के लिए मैं फ्रायड का उदाहरण लेना चाहूंगा। फ्रायड एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, सिगमंड फ्रायड। उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से समाजीकरण को समझाया और उन्होंने कहा कि मनुष्य का वास्तविक समाजीकरण, पूर्ण रूपेण समाजीकरण एक स्यूडो है, मतलब होता है पर बहुत ऊंचाइयों तक जाने के बाद होता है। सरल तरीके से यदि मैं बात करूं तो मनुष्य का व्यक्तित्व तैरते हुए हिमखंड के समान होता है, आइसबर्ग की तरह। आइसबर्ग का जितना हिस्सा समुद्र से बाहर दिखता है उससे कहीं ज्यादा हिस्सा समुद्र के अंदर छुपा रहता है। हमारे व्यक्तित्व का भी जितना चेहरा, जितना हिस्सा बाहर दिखता है उससे कहीं ज्यादा हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा अंदर छुपा हुआ है। अर्थात हम दूसरों के सामने तो अच्छा बनते हैं पर हमारी कई इच्छाएं हमारे अंदर छुपी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको और स्पष्ट करूं कि आप शादी की पार्टी में कभी गए होंगे, जाते होंगे। हाँ सर। तो आपने वहां पर देखा होगा कि लोग खाने के लिए कितनी तेजी से चलने लगते हैं। हाँ, अच्छे साधन संपन्न व्यक्ति आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाने के बाद फिर चाय पी लेंगे या कॉफी पी लेंगे, फिर आइसक्रीम खाने, गुपचुप खाने चले जाएंगे। सभी एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। वो सहसा अपने पूरे समाजीकरण को भूल जाएंगे, उन पर उनकी इच्छाएं हावी हो जाएगी, वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। ये ईड की एक अवस्था है कि जैसे बच्चा किसी भी प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। बचपन में आप खुद कभी टॉफी के लिए रोए होंगे, कभी चॉकलेट के लिए आपको मार पड़ी हुई होगी। हाँ सर। आपके सामने माँ बाप ने दुनिया की तमाम चीजें ला के रखी होंगी पर आप एक छोटे से टॉफी के लिए रूठ गए होंगे। हाँ, तो ये ईड की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं को किसी न किसी तरह से पूरी करना चाहता है, उसका ठीक से समाजीकरण नहीं हुआ रहता। इसके बाद वो ईगो की स्थिति में आता है जहां वो ये मान लेता है कि मैं अब इसलिए ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा करना समाज बेहतर नहीं समझता। जैसे मम्मी डांटती है करके आप उनकी नजर के सामने शक्कर खाना या अमूल का कभी मिल्क पाउडर का डिब्बा आता था, उसमें से आप अमूल निकाल कर नहीं खाते रहे होंगे मम्मी डांटेगी करके, और जैसे ही मम्मी की आंख बचाकर आपको मौका मिला या मम्मी बाहर है, आप कई चम्मच अमूल स्प्रे खाती हैं। हाँ सर। तो आपका वहां पर पूरी तरह से समाजीकरण नहीं हुआ था, आप ईगो की स्थिति में थे। मतलब आप इसलिए ऐसा नहीं कर रहे थे ताकि आपको वैसा मत, क्योंकि आपको वैसा करने से रोका जा रहा था। इसे हम अच्छे तरीके से और समझे तो आधुनिक भाषा में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक ही ईमानदार है जब तक उसे बेईमानी करने का अवसर ना मिले। ये ईगो का कंडीशन है। फिर इसके बाद सुपर ईगो की स्थिति आती है। सुपर ईगो की स्थिति में आपके पास समस्त अवसर उपलब्ध होता है, आपके पास समस्त संसाधन होते हैं, लेकिन अपने आप को आप स्वयं से नियंत्रित करते हैं। आपके पास धन है लेकिन आप वही खाएंगे जिसकी आपके शरीर को सबसे सही आवश्यकता है। आप अपने मन को स्वयं नियंत्रित कर लेंगे। आपके पास भ्रष्टाचार के तमाम अवसर हैं पर आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तब आप सुपर ईगो की स्थिति में आए। और व्यक्ति जब सुपर ईगो की स्थिति में पहुंचता है तभी उसका वास्तविक समाजीकरण होता है। तो व्यक्ति को उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए सामाजिक दूरियां बाधक बनती हैं। तो भले ही हम संक्रमण की स्थिति में भौतिक दूरी पर रहें, लेकिन हम सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बड़ों से जुड़ाव महसूस करें, अपनी नैतिकता से हम जुड़ाव महसूस करें, अपने समाज के आदर्शों से जुड़ाव महसूस करें। इसलिए सामाजिक दूरी के स्थान पर भौतिक दूरी शब्द का प्रयोग किया गया। जी सर। सर, अभी CGPSC मेंस का एग्जाम है 18 अक्टूबर से मेरे ख्याल से। हाँ। अगर मैं सही हूँ
तो सर उसके मेंस के सिलेबस में एक टॉपिक है समाजीकरण। हाँ। क्या ये इंटरव्यू हमारे व्यूअर्स के लिए जो सीजीपीएससी मेंस दे रहे हैं, हाँ, उनके लिए हेल्पफुल होगा सर? बिल्कुल, उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल ये सहायक होगा। समाजीकरण एक पूरा अध्याय है जिसमें समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन है, जी सर। समाजीकरण की एजेंसीज है, और जो मैं समाजीकरण के सिद्धांत बताया वो भी उसमें शामिल है। तो समाजशास्त्र एक विषय ही ऐसा है जिसके माध्यम से हम समाज में भी जुड़ना सीखते हैं, समाज के बारे में भी समझते हैं, और परीक्षा की भी हमें तैयारी होती है। ठीक है सर, आज के लिए इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी धन्यवाद। ओके सर।